हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी क्लासेस में। तो आज का जो ये वीडियो सेशन होगा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को, जो कि बीएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूछा जा रहा है इसके अंदर, मेंडल वाज बॉर्न इन, मेंडल का जन्म कब हुआ था? 17th सेंचुरी के अंदर, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में या फिर 8th सेंचुरी के अंतर्गत हुआ था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो 1822 में हुआ था, जो कि 19th सेंचुरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो 19th सेंचुरी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडल वाज द नेटिव ऑफ, मेंडल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के थे, स्वीडन के, इंडिया के या फिर ऑस्ट्रिया के? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में पूछा जा रहा है यहाँ पर, मेंडल प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ हेरिडिटरी यूनिट, मेंडल ने हेरिडिटरी यूनिट के लिए कौन सा टर्म यूज किया था? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो टर्म यूज किया था वो फैक्टर यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फैक्टर दिया है, यही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब इसी फैक्टर के स्थान पे मॉडर्न टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं उसके स्थान पे जीन टर्म का यूज करते हैं। बाकी जीनोम, जेनेटिक पार्टिकल और ये तीनों ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है, इन जेनेटिक्स द यूज ऑफ चेकर बोर्ड वाज डन बाई, जेनेटिक्स के अंदर जो चेकर बोर्ड यूज किया गया है वो किस साइंटिस्ट ने यूज किया था? मेंडल ने, कॉरेंस ने, पुनेट ने या फिर डार्विन ने? तो चेकर बोर्ड यूज किया था पुनेट नामक साइंटिस्ट ने। चेकर बोर्ड क्या है? इस तरह से स्क्वायर के अंदर वो पार्ट डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो भी करेक्टर होता है उस करेक्टर को एक साइड में लिख के हम लोग क्रॉस करते हैं, तो इसी को चेकर बोर्ड बोलते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 1900 CE द थ्री बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स प्रिंसिपल, दे आर, जो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को रीडिस्कवर किया था वो कौन कौन से हैं? डिवरीज हैं, कॉरेंस है, सिरमैक हैं, सेटन मॉर्गन और ब्रीज हैं या फिर एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी हैं, बेटसन, पुनेट और ब्रीज हैं? तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो पहला ऑप्शन है यही सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज थे, ऑस्ट्रिया के एरिक सेरमैक थे और जर्मनी के कॉल कॉरेंस थे, जिन्होंने मेंडल के नियम को रीडिस्कवर किया था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड फॉर द जेनेटिक रिसर्चर्स, इनमें से कौन हैं जो जेनेटिक रिसर्चर के तौर पे यूज किए गए हैं? इसमें है, पहला पाइजम है या फिर न्यूरोस्पोरा है, इकोलाई है और या ये सभी हैं? तो ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, मेंडल के टाइम पे जो यहाँ पर यूज किया था वो पाइजम सेटाइवम का उन्होंने यूज किया था। पाइजम सेटाइवम क्या है कि एक तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा यूज किया गया पहला था, और उसके अलावा बाद में जो जेनेटिक्स है उसके अंदर न्यूरोस्पोरा को भी यूज करते हैं। न्यूरोस्पोरा जो कि एक फंजाई है और किसी भी तरह के जेनेटिक डिजीज वगैरह को स्टडी करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इकोलाई बैक्टीरिया को भी यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे 7 में पूछा जा रहा है, organism of pure line is that which produce इंडिविजुअल ऑफ, ऑर्गेनिज्म जो कि किसी सिंगल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए एक लाइन में हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे? तो यहाँ पे पहला जो टर्म दिया गया है वो है डोमिनेंट करेक्टर यूज करेंगे। दूसरा जो इसमें दिया है रिसेसिव करेक्टर यूज करेंगे। इट्स ऑन करेक्टर तीसरा है और उसके बाद चौथा है इसमें ऑप्शन इंटरमीडिएट टाइप। तो ध्यान दीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो प्योर लाइन होगा उसके लिए जो करेक्ट टर्म यूज किया जाएगा वो हो जाएगा इट्स ऑन करेक्टर, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा उसका जो भी लक्षण होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है, मेंडल इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, मेंडल अपने किस कार्य के लिए फेमस हुए? तो उन्होंने पाइजम पे यूज किया था इस वजह से, ड्रोसोफिला पे, न्यूरोस्पोरा पे या फिर ओइनोथेरा पे?
तो ध्यान दीजिए कि मेंडल जो थे, मेंडल ने अपने वर्क में पाइजम सेटाइवम उद्यान मटर का यूज किया था, इस वजह से ये फेमस है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा जा रहा है द मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ मेंडल वाज, मेंडल की सफलता का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। तो मेंडल की सफलता का इनमें से देखेंगे कौन सा मुख्य कारण है। मेंडल स्टडी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम, इन्होंने सारे लक्षणों को एक ही समय पे स्टडी किया था। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइम यूज किया था। दूसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम, यही इसका करेक्ट आंसर है। सी वाले में देख लेते हैं, स्टडी ऑफ ऑल 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 द प्लांट्स एट द सेम टाइम, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और चौथा है काउंटिंग द प्लांट्स, इन्होंने पौधों को गिना था, तो ये भी इसका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखें, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें पूछा जा रहा है द एलिल्स आर, जो एलिल्स हैं वो क्या हैं। तो एलिल्स में जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ए पेयर ऑफ जीन गवर्निंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर सच एज टॉलनेस और डॉर्फनेस, मतलब एक तरह की ये टॉलनेस और डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर होते हैं एलिल्स। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन्स, ये जीन के ढेर सारे मतलब एक तरह से रूप होते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है इसमें जीन्स गवर्निंग आई कैरेक्टर, ये आई कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। और चौथा ऑप्शन है जीन्स प्रेजेंट इन ऑल एलोसोम्स, जीन सभी एलोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे कि जो सबसे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो एलिल होते हैं, एलिल क्या करते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके मल्टीपल कैरेक्टर के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा जा रहा है एन एलिल इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, एक एलिल को हम लोग डोमिनेंट कब कहेंगे, जब उसमें कैसी स्थिति होगी, यदि इट एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, जब ये केवल हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन शो करेगा। दूसरी कंडीशन होगी इसके अंदर इट एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, तो ऐसा नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा करेक्टर है इट इज एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये सही आंसर लग रहा है। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है इट एक्सप्रेस्ड ओनली इन ए सेकेंड जनरेशन, जब ये केवल सेकेंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन को शो करेगा, तब हम लोग इसे एक एलिल का नाम देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पर विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, इन इवेंट्स में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो पहले हम इवेंट को देखेंगे और इवेंट के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला है इसमें पहले में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम थियरी ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम थियरी बनाई गई हेरिडिटरी की। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, ये प्रूव किया गया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और तीसरा इसमें कह रहा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवरी, मेंडल के नियम की खोज हुई। तो आप ध्यान देंगे इन तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की थियरी थी, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया। तो ये तीसरा वाला जो है वो पहले रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो इसमें कार्य किया गया, जब मेंडल के नियम की डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद क्या किया गया, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम थियरी ऑफ हेरिडिटी, उसके बाद क्रोमोसोम थियरी, और लास्ट में जो है वो डीएनए को एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रूव किया गया। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो सबसे करेक्ट मैच कर रहा है। यहाँ पे पहले तीसरा होना चाहिए, उसके बाद पहला होना चाहिए, और लास्ट में दूसरा। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है when a true breeding pea plant that has yellow seeds is pollinated by a plant that has green seeds,
then all F1 plants have yellow seeds. This means that the allele for yellow is. तो इसमें हमें ये देखना है यहाँ पर कि कौन सा जो सीड होगा वो डोमिनेंट होगा। तो इसमें कहा क्या है कि एक प्योर ब्रीडिंग का मतलब प्योर डोमिनेंट की बात हो रही है कि एक प्योर येलो है। प्योर येलो जो सीड है इसको पॉलिनेट कराया गया है प्योर ग्रीन प्लांट के साथ। तो जब ध्यान दीजिए प्योर येलो है तो कैपिटल वाई यूज कर लिए। प्योर ग्रीन के लिए हमने तो यहाँ पे स्मॉल जैसे अ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने जी यूज किया ग्रीन के लिए, ठीक है। देन F1 प्लांट, तो अब इसमें क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल वाई स्मॉल जी आएगा, ठीक है। तो कैपिटल वाई स्मॉल जी आ जाएगा तो ये येलो सीड होगा क्योंकि कैपिटल वाई में वाई क्या है डोमिनेंट है, तो ये कैपिटल जी हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द एलिल फॉर येलो, तो इसका मतलब येलो के लिए कौन सा एलिल होगा, तो ये हेट्रोजाइगस होगा, डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा या फिर लीथल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो येलो है, येलो के लिए जो कंडीशन होगी वो डोमिनेंट होगी क्योंकि कैपिटल वाई क्या है डोमिनेंट जीन है, स्मॉल जी क्या है वो रिसेसिव है। तो येलो के लिए जो ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, डोमिनेंट जीन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा जा रहा है एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इज कॉल्ड। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक उसका कंस्टिट्यूशन होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, होलोटाइप बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है उसे हम लोग नाम देते हैं जीनोटाइप। तो जो उसका एक तरह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है उसे फिनोटिपिक नाम दिया जाता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर को जीनोटाइप बोलते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जीनोटाइप वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 के अंदर पूछा जा रहा है एन ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिकल एलिल्स फॉर ए गिवन ट्रेट। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो कि दिए गए हैं, वो क्या है, वो होमोजाइगस हैं, सेग्रीगेटिंग हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं या हर्माफ्रोडाइट नेचर के होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, होमोजाइगस नेचर के होंगे। ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल की बात हो रही है। तो दोनों जब आइडेंटिकल होंगे तो जैसे कैपिटल एच लिखा तो ये आइडेंटिकल है, हमने स्मॉल एच लिखा तो ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल माने समझा, जो मतलब एक जैसे होंगे, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके लिए जीनोटाइप क्या होगा, वो कौन सा जीनोटाइप बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखेंगे जीनोटाइप, इसमें व्हाट विल द गैमेट्स विल बी फॉर्म, जो गैमेट होगा ये कौन सा बनाएगा। तो गैमेट अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इसमें अगर हम गैमेट को डिस्कस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो सबसे पहले हम डोमिनेंट कैरेक्टर को एक साथ कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को। तो आप ध्यान देंगे ऐसे हम बारी बारी से जैसे इसका बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो अब यहाँ पे अगर इसका गैमिट बनाना है तो गैमिट में हम लोग क्या बनाएंगे, इस एक बार हम कैपिटल आर लिख देंगे, कैपिटल वाई को एक साथ कर देंगे। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई को एक साथ लिख देना है और लास्ट में अब जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई को लिख देना है। तो इस तरह से इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यही इसका गैमिट बनाएगा। तो इससे जो ये जो जीनोटाइप है इससे बनने वाले गैमिट ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है विच जीनोटाइप कैरेक्टराइज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर टू जीन्स। कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो मतलब कि दो तरह के कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस नेचर शो करेगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें जो जीनोटाइप कैरेक्टर पूछ रहा है, तो क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जीनोटाइप जो कैरेक्टर है ऑर्गेनिकली हेट्रोजाइगस जीन शो करना चाहिए। तो हेट्रोजाइगस आप यहाँ पे देखेंगे पहले ऑप्शन में, तो ये इसमें एक जो कैरेक्टर है वो होमोजाइगस नेचर का है, तो दूसरा हेट्रोजाइगस है। दूसरे में भी सेम यही कंडीशन है, पहला हेट्रोजाइगस तो दूसरा पूरी तरह से होमोजाइगस, और ये तो पूरा पूरा होमोजाइगस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये सबसे करेक्ट है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी हेट्रोजाइगस नेचर है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी हेट्रोजाइगस नेचर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा गया है ड्वार्फनेस इन प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इज। जो पौधों में ड्वार्फनेस होती है F2 जनरेशन वो किस वजह से होती है? वो रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से होगी, डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से होगी, इन दोनों के कारण होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो डॉर्फनेस होती है F2 जनरेशन के अंदर, वो F2 जनरेशन के अंदर डॉर्फनेस रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस जब स्मॉल टी के साथ कराते हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट हाइब्रिड हो जाते हैं। और जब हाइब्रिड का क्रॉस हम हाइब्रिड कैरेक्टर के साथ करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे आप पुनेट स्क्वायर से अगर देखें थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद यहाँ भी मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। तो आप ध्यान देंगे पहले बॉक्स में सारे प्योर कैरेक्टर आ जाएंगे, दूसरे बॉक्स के अंदर हाइब्रिड आएगा, तीसरे में भी हाइब्रिड आएगा, चौथे में क्या है, ऑलरेडी रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। तो ये जो बॉक्स नंबर 4 है इसके अंदर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर किस वजह से हो रहा है? ऑलरेडी ये F2 जनरेशन के अंदर हुआ, क्योंकि हमने ऑलरेडी F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया तब जाके ये वाला करेक्टर यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा जा रहा है व्हेन हेट्रोजाइगस tall plant are self pollinated then tall and dwarf plant are obtained। जब हेट्रोजाइगस टाल प्लांट को अगर सेल्फ पॉलिनेट किया जाए, टाल प्लांट होगा, और जब इसे सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण इसका होगा, देन टाल एंड ड्वार्फ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। तब जो लंबे और बौने पौधे होंगे वो कितने प्राप्त किए जाएंगे? दिस एक्सप्लेन, इसे कैसे एक्सप्लेन करें? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अलावा सेग्रीगेशन लॉ से, डिवीजन इन स्पोर के थ्रू, या फिर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब हम लोग हेट्रोजाइगस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, हेट्रोजाइगस प्लांट का अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर देखा गया है कि यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी सेग्रीगेशन ऑफ लॉ, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली कंडीशन आएगी। कैसे? जैसे आप ध्यान देंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हम लें, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस नेचर है। अब इसी का हमें सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो हम इससे क्रॉस करेंगे, ऑलरेडी उसी से क्रॉस करेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन से ही क्रॉस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है 3:1 का, ये फिनोटिपिक हो जाता है। अब ये इसमें जो 1 है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर आता है, और ये 3 एक तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो 1:1 आ जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर आते हैं वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आते हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, आगे की सीरीज में हम इसे और कंटिन्यू करेंगे। तो आज अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला है, पूछा जा रहा है इसमें, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ एलिल इन द गार्डन पी। जो मेंडल का सेग्रीगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है एलिल पे, वो गार्डन पी पे है। वो कैसे है? तो इसमें पॉलिनेशन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, सीड फॉर्मेशन के थ्रू, या फिर गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू, किसके थ्रू ये डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए कि मेंडल सेग्रीगेशन मतलब मेंडल का जो पृथक्करण है वो किस पे निर्भर है, सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स गार्डन पी, मतलब गार्डन पी का वो जो सेपरेशन है एलिल्स का वो किस पे बेस्ड है।
पॉलिनेशन पे तो नहीं बेस्ड है, ये गलत है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे भी नहीं होगा और सीड के फॉर्मेशन पे भी नहीं होगा। तो इसका जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस पे डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन जो होगा वो गैमेट का होता है। तो गैमेट के सेग्रीगेशन के हिसाब से मेंडल का जो मतलब सेपरेशन है वो डिपेंड है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।